हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपने परीक्षाओं में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसने भी अपने डेट को ला दिया है। वो भी जो कि आपके दिसंबर के तृतीय सप्ताह से लेकर जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक परीक्षाएं संभव है। यूपीपीसीएस 22 दिसंबर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और इसमें हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम भी आपके हैं। अतः आप सभी लोग पूरे मनोयोग से इस परीक्षा की तैयारी करिए और इसी बीच आप लोग जो कि है नवीन तरीके से अपनी तैयारी को धार प्रदान कीजिए, नई स्ट्रेटजी बनाइए। आगामी वर्ष में आपका सिलेक्शन हो, ये इस बात को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को शुरू करिए। आज हम लोग एक नवीन टॉपिक के साथ हैं। आज हम लोग मध्यकाल में जजिया कर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये सबसे विवादास्पद कर माना जाता है। जजिया क्या है, जजिया को जो कि है कब लगाया गया और क्या इसमें हिंदुओं की स्थिति थी, तमाम तरह की बातें। कुछ विद्वान कहते हैं कि जजिया जो कि है एक धार्मिक कर है, कुछ कहते हैं नहीं ये एक सिक्योरिटी कर था, सुरक्षा कर था। हम इसकी आज इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। 712 ईस्वी में जब भारत पर या सिंध पर सबसे पहला अटैक हुआ था अरबों का, वहीं पर सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। जजिया को देने वाला जिमी कहलाता था। जिमी का मतलब होता है संरक्षित, और ये हिंदुओं पे लगाया जाता था। आपको बताएं, हिंदुओं पर लगाने का मतलब उनकी पूरी जनसंख्या पे नहीं। इस कर में महिलाएं, बच्चे, अपंग, बूढ़े और मुफलिस ऐसे लोगों को क्या किया जाता था, छूट प्रदान की जाती थी। केवल उन्हीं से ही जजिया की वसूली की जाती थी जो तलवार चलाने में सक्षम थे। तो उनसे कहा गया कि या तो आप इस मुस्लिम साम्राज्य की रक्षा के लिए तलवार उठाइए, अन्यथा आप क्या करिए, जजिया दीजिए। ये इसमें कॉन्सेप्ट रखा गया था। जो एक अलग विचारधारा के जो इतिहासकार रहे, खासकर बर्नी या और सब, इन लोगों ने जो कि जजिया को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जजिया जो कर है, ये कर एक तरीके से हिंदुओं को दोयम दर्जे का बना देता है, उन्हें द्वितीय स्तर के नागरिक की संज्ञा प्रदान करता है। लेकिन आखिर में आपको बता दें कि जजिया जो था वो एक तरीके से धार्मिक कर तो था ही नहीं। दूर दूर तक इसकी कोई संभावना ही नहीं है। यदि आपके मन में ये बात है कि जजिया एक धार्मिक कर है तो ये गलत है। जजिया एक सुरक्षा कर था जो एक मुस्लिम समाज में रहने वाले, मुस्लिम राज्य में रहने वाले हिंदुओं को अपनी जान माल की रक्षा के लिए देना होता था। यह कर महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, मुफलिसों, अपंगों, इन लोगों से कर की वसूली नहीं होती थी। दूसरी बात, एक शर्त और इस कर में थी, वो ये थी कि यदि सुरक्षा देने वाला शासक यदि सुरक्षा नहीं कर पाता था तो उसे जजिया लेने का कोई अधिकार नहीं था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खलीफा उस्मान। खलीफा उस्मान ने साइप्रस पर जजिया लगाया था, लेकिन बाद में वहाँ पर चूंकि एक तरीके से कुछ विद्वान के अनुसार कि उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ की प्रजा की रक्षा नहीं की थी, उनके जान माल की रक्षा नहीं की, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जजिया कर को हटा लिया, अर्थात उन लोगों को जजिया से मुक्त कर दिया। दूसरी बात आपको बताएं, दिल्ली सल्तनत में जजिया की क्या स्थिति थी। तो दिल्ली सल्तनत में जजिया आरोपित किया गया था, लेकिन यह जजिया एक अलग कर के रूप में नहीं था। शुरुआती दौर में इसे खराज के साथ वसूला जाता था। उस समय मुख्यतः भूमि जो तुर्क मुसलमानों की जो भूमि होती थी या जो होती थी उसे उशरी भूमि कहते थे, जबकि जो हिंदुओं की भूमि होती थी उसे खराजी भूमि कहते थे, और जो हिंदू होता था वो उसी से कर देता था। आपको बताते हैं जजिया को इसी कर के साथ मिलाकर ही जो कि वसूली की जाती थी। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने खराज से अलग करके जजिया की वसूली की थी। आपको बता दें कि
फिरोज शाह तुगलक के समय ही सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर आरोपित किया गया था। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर आरोपित सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। बाद में इसमें हो हल्ला हुआ और बाद में ये कहा गया कि नहीं, जो आम प्रजा है वो भी क्या करेगी, ब्राह्मणों का जजिया देगी। दूसरा, सिकंदर लोदी, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया आरोपित किया था। इन दो शासकों के द्वारा जजिया आरोपित किया गया था। जब हम मध्यकाल में खासकर मुगल पीरियड में आते हैं तो मुगल पीरियड में हम एक नई चीज देखते हैं कि यहाँ पर अकबर ने शुरुआती दौर में तो जजिया कायम रखा, लेकिन बाद में 1564 में उसने जजिया हटा लिया। बाद में फिर कुछ राजनीतिक आपदा के चलते उसने जजिया लगाया, फिर बाद में उसे हटा दिया। जब हम औरंगजेब के स्तर तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि औरंगजेब मध्यकाल का पहला शासक था जिसने जजिया को वाकई एक कर के रूप में सही ढंग से उसकी वसूली की थी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि यहां भी हम जजिया को जो कि अलग स्तर पर देखते हैं। क्या, कैसे? औरंगजेब जो शासक बना, हालांकि भारतीय जनमानस में औरंगजेब को कट्टर शासक कहा जाता है, निसंदेह वो कट्टर था, लेकिन कहावत है बद अच्छा बदनाम बुरा, यहां पर वो कहानी सामने आती है। औरंगजेब 1659 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो जजिया आरोपित करता है 20 साल बाद, यानी 1689 में। अरे भाई, वो यदि इतना कट्टर होगा, इतना वो जो कि है, यदि उसके अंदर इस्लामिक राज्य को स्थापित करने की चूल अगर रही होती तो तुरंत वो जजिया आरोपित करता। लेकिन उसने गद्दी पर बैठते ही जजिया का आरोपण नहीं किया था। उसने लगभग 20 साल बाद जजिया का आरोपण किया था। तो जो 20 साल का डिफरेंस है, इससे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि राजनीतिक जो बाध्यता थी, उस राजनीतिक बाध्यता के चलते मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने और उलेमाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने जजिया का आरोपण किया। जैसा कि डॉक्टर सतीश चंद्र भी कहते हैं कि गहराते हुए राजनीतिक संकटों के फलस्वरूप औरंगजेब ने यह कदम उठाया। बाद में यह कर चला, लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में हमेशा के लिए इस कर को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि ये कोई एक घृणात्मक कर सकते हैं कि जिससे हम घृणा कर सके, इस प्रकार का कोई कर नहीं था। यह एक तरीके से सुरक्षा कर था, जैसे मैंने कहा। यह कर कोई नया नहीं था। आपको बता दें कि भारत में तुर्क व्यापारियों पर तुर्क दंड नामक कर गढ़वालों के द्वारा आरोपित किया गया था। ये एक तरीके से सिक्योरिटी था। इसी तरीके से कॉमन पेनी, स्क्रूगेज ब्रिटेन में लिया जाता था, कॉमन पेनी लिया जाता था यूरोपियन कंट्रीज में। ये जो कर थे ये विदेशों में वसूले जाते थे, जो बिल्कुल जजिया के तरीके से ही थे। तो ये छोटा सा विश्लेषण मैंने आपको बताया कि जजिया शुरू कहाँ से हुआ और मध्यकाल में इसकी स्थिति कैसी रही। लेकिन इसके साथ, जजिया के साथ हम कुछ और कर की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे खुम्स क्या था? खुम्स जो कर था वो एक तरीके से आप कह सकते हैं युद्ध में लूटा हुआ माल। इसे माले गनीमा भी कहा जाता था। माले गनीमा वो होता था जो युद्ध में सैनिक मर जाता था तो उसके सामान को विजेता सैनिक लूट लेता था। हाथी, घोड़ा, जो भी उसका पर्सनल सामान था, जो भी वो, तो ये उसके हाथे चढ़ता था। माले गनीमा में जो युद्ध में लूट का माल होता था उस पे अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व के शासकों ने 4/5 और 1/5 का रेशियो लगाया था। 4/5 सैनिकों को मिलता था और 1/5 राज्य को मिलता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसने इस नियम को पलट दिया। उसने सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, और नगद वेतन, चूंकि ये सैनिक जो थे वो वेतन भोगी कर्मचारी थे, इसलिए माले गनीमा की दर को उलट दिया गया। अर्थात 4/5 राज्य को दिया जाएगा और 1/5 सैनिकों को दिया जाएगा। यही नियम बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी लगाया गया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? पूर्ववर्ती नियमों को क्या किया? लगा दिया। तो ये खुम्स था। इसके बाद जकात आता है, जो हर एक मुसलमान को अपनी आय का 2.5% जकात देना पड़ता था, जो मध्यकाल में लगता था और स्वेच्छा से ये कर लिया जाता था। और सबसे अंत में था खराज।
मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भूमि के कई प्रकार थे जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, जिसमें आपकी खालसा भूमि, जिसमें आपकी मिल्क भूमि, वक्फ भूमि, इदरार भूमि, राड़का भूमि, आपकी जो की है ये, तो इनके आधार पर एक भूमि का प्रकार और भी था खराजी भूमि, और दूसरी उशरी भूमि। उशरी भूमि के जो मालिक होते थे वो तुर्क मुस्लिम होते थे या मुसलमानों को रखा जाता था, और दूसरा खराजी भूमि होती थी जिसके मालिक हिंदू शासक होते थे या हिंदू जो प्रजा होती थी वो होती थी। यदि कोई मुस्लिम जो खराजी भूमि खरीदता था, या आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि भूमि का यदि खरीद फरोख्त भी होता था, उस स्थिति में यदि कोई हिंदू उशरी भूमि खरीदता था तो वो अपने आप खराजी हो जाती थी। तो खराज जो होता था वो एक स्पेशल प्रकार का टैक्स था, आप उसको भू राजस्व से जोड़ कर देख सकते हैं, जो तुर्क शासकों के द्वारा और बाद में मुस्लिम शासकों के द्वारा वसूला गया था। तो ये मुख्यतः मेडवल में जो 4 प्रकार के कर आपको दिखाई देते हैं, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त चर्चा। अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और वो टॉपिक हम मध्यकाल से ही लेंगे। यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।